Good morning, class 9. So, here we are again to read chapter number 4 from geography. So, student, as in our previous two videos, we have been discussed about this chapter in brief, and again we are for the same. Okay, student. सो आप इसको कॉन्सेप्ट वाइज ही समझिए, नोट्स के फॉर्म में ही इस चैप्टर को समझिए, ज़्यादा बेटर रहेगा. नाउ रीड मैंने फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम दिस slide. General weather conditions over a period of 30 years period is said to be the climate of a place. I explained to you. Temperature, atmospheric pressure, wind, humidity and precipitation. Humidity means presence of water in the air is called humidity. Okay, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडल का दबाव या हवा का दबाव, टेम्परेचर यानी तापमान, विंड हवा, ह्यूमिडिटी यानी नमी या आर्द्रता. ओके, एंड प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण. ओके, आर एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. ये वेदर के भी क्लाइमेट है और क्लाइमेट के भी एलिमेंट है. ओके, यानी उसके तत्व हैं, उसके घटक बोल सकते हैं. जर्नलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस. ओके, जर्नलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस determine in the basis on which the year is divided into the seasons. यानी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बेसिस पर हवा की दशाओं के अनुरूप, हवा के तापमान के हॉटनेस या कोल्डनेस के अकॉर्डिंग, ओके, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के हिसाब से हमने जो है हमारे इंडिया में जो है साल को हम 3 भागों में बांट देते हैं. ठीक है, समर, विंटर और रेनी. ठीक है, समर, विंटर और रेनी. नाउ इंडिया हैज़ अ मानसून टाइप क्लाइमेट. इंडिया में किस तरह का क्लाइमेट है? मानसून क्लाइमेट. हमने रीड किया लास्ट. मानसून इज़ बेसिकली अ सीजनल रिवर्सल इन द विंड थ्रू द ईयर. ये सीजनल हवाएं जो रिवर्सल होती है, यानी पहले तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ती है, फिर नॉर्थ ईस्ट से जो है वो जो है साउथ की तरफ बढ़ती है. ठीक है. नाउ देयर इज़ ह्यूज डिफरेंस इन टेम्परेचर फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. इंडिया में ऐसा है, एक रीजन से दूसरे रीजन में बहुत ज़्यादा आपको टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिला. जैसे उत्तराखंड, कश्मीर का टेम्परेचर देख लीजिए और राजस्थान और मध्य प्रदेश का टेम्परेचर देख लीजिए. फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन इज अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ इंडिया टू अनदर. यानी भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में प्रेसिपिटेशन में वर्षा का जो वितरण है वो अलग अलग है, यानी कहीं कम कहीं ज़्यादा है, और उसके फॉर्म यानी अलग अलग, रूप भी अलग अलग है. जैसे कहीं पर स्नोफॉल होता है, बर्फ गिरती, कहीं रेनफॉल होता है, कहीं जो है इस हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि हो जाती है, कहीं साइक्लोनिक रेनफॉल होता है, चक्रवाती वर्षा. कोस्टल एरियाज ऑब्जर्व लेसर डिफरेंस इन टेम्परेचर कंडीशन. तटीय इलाकों में क्या होता है, वहाँ पर जो है टेम्परेचर कंडीशंस में बहुत कम डिफरेंस देखने को मिलता है. यानी सर्दी गर्मी में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, लगभग एक जैसा ही टेम्परेचर वहाँ पर रहता है. इट इज़ द इंटीरियर ऑफ इंडिया दैट एक्सपीरियंस टेम्परेचर कॉन्ट्रैक्ट. यानी भारत के अंदरूनी हिस्सों में ही आपको तापमान में विभिन्नताएं देखने को मिलेगी, इंस्टेड ऑफ कोस्टल रीजन यानी तटीय भागों के तुलना में. नाउ डिक्रीज इन रेनफॉल इज सीन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्थन प्लेन्स. यानी भारत के उत्तरी मैदान में या उत्तर भारत के विशाल मैदान में या गेंगेटिक प्लेन्स में या गंगा के मैदान में आपको जो है जो वर्षा है उसमें डिक्रीज यानी कमी दिखाई देगी. ईस्ट टू वेस्ट यानी ईस्ट डायरेक्शन में आपको ज़्यादा बारिश जो है इंडिया में देखने को मिलेगी और वेस्ट में कम देखने को मिलेगा. आप देख ही रहे हैं वेस्टर्न पार्ट में जो है हमारे थार डेजर्ट है, जो कि एक रेगिस्तान है, गर्म रेगिस्तान, हॉट डेजर्ट ऑफ इंडिया, और वी कैन से ग्रेट इंडियन डेजर्ट और इंडियन डेजर्ट. ऑल दिस इन्फ्लुएंसेस डाइवर्सिटी इन प्रोफेशंस, फूड, ड्रेस एंड हाउस ऑफ द पीपल. यानी और ये जितने भी क्लाइमेटिक डिफरेंसेस या एटमॉस्फेरिक डिफरेंसेस या वेदर डिफरेंसेस जो होती हैं, इनके जो है इनका अफेक्ट जो है किस पर पड़ता है, इनका असर किस पर पड़ता है, हमारे प्रोफेशन यानी काम धंधों पर, फूड यानी भोजन पर, ड्रेस यानी कपड़ों पर, एंड हाउस यानी लोगों के घरों पर. और यही रीज़न है कि हम इंडिया के अलग अलग रीजन में हमें घर, कपड़े, फूड, ड्रेस, प्रोफेशन ये सब अलग अलग तरह के देखने को मिलते हैं. लाइक इन एमपी वी कैंट परफॉर्म फिशरीज, यानी हमारे यहाँ पर जनरली फिशरीज यानी मछली पालन नहीं किया जाता, जबकि कोस्टल रीजन में जाएंगे लाइक केरला, कर्नाटका, आंध्रा, ओडिशा, तो वहाँ पर आपको कर्नाटका, यहाँ पर आपको जो फिशरीज जो है मेन ऑक्यूपेशन की तरह देखने को मिलेगा. ठीक है, मछली पालन. तो यानी क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस का हमारे लाइफ पर भी असर पड़ता है. इट ऑल्सो अफेक्ट आवर कल्चरल लाइफ ऑल्सो. नाउ क्लाइमेटिक कंट्रोल्स. द इंटरप्ले ऑफ लैटिट्यूड.
वो कौन कौन से फैक्टर है जो क्लाइमेट पर असर डालते हैं? तो इंटरप्ले ऑफ लेटीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी हाइट, डिस्टेंस दूरी फ्रॉम द सी यानी समुद्र से, प्रेशर यानी दबाव, है ना, एंड विंड सिस्टम यानी हवा किस तरह की है। विंड सिस्टम अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे सीजनल विंड, मानसून क्या है, सीजनल विंड है, परमानेंट विंड, ट्रेड विंड, ओके, लाइक एंड सो ऑन। ओशियन करेंट्स यानी समुद्री जल धाराएं वार्म हो सकती है, कोल्ड हो सकती है, एंड रिलीफ फीचर्स, ओके, यानी टोपोग्राफी कैसी उस एरिया की, माउंटेन रीजन है, वैली रीजन है, प्लेच्यू रीजन है, प्लेन रीजन है, डिटरमाइन क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस। ये सारे वो फैक्टर हैं जो किसी एरिया के क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। कौन कौन से? लेटीट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, ओशियन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। नाउ स्टूडेंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, भारत की क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर है शॉर्ट में देखेंगे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ टू मिजोरम, ये हमने रीड कर लिया है। ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरता है, यानी इसका क्या मतलब गुजरता है, तो इसका मतलब ये है कि ये वो रीजन है जहाँ पर सन जो है बहुत, सनराइज जो है बहुत ज़्यादा आती है। ट्रॉपिकल रीजन जो है वो टोरिड जोन में आते हैं और वहाँ पर जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसको हम ऐसे समझेंगे, द हिमालयाज प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट, और हिमालय माउंटेन जो है सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को जो है हमारे इंडिया में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आने से रोक देता है, जिससे इंडिया ठंडा बनने से बच जाता है, बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन बनने से बचा रहता है। नहीं तो यहाँ पर भी जो है रूस के साइबेरिया जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। नाउ the climate and associated weather conditions in India are governed by various atmospheric conditions, namely pressure and surface wind। यानी भारत का जो क्लाइमेट है वो जो है यहाँ की कई तरह की मौसमी दशाओं से, वेदर कंडीशन से जो है नियंत्रित होता है, कंट्रोल होता है, गवर्नड होता है। लाइक जैसे कि प्रेशर के, एयर का प्रेशर कितना है, सरफेस विंड्स यानी सतह पर कौन सी हवाएं चल रही हैं, अपर एयर सर्कुलेशन ऊपर कौन सी हवा जैसे जेट स्ट्रीम चलती है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये टर्मिनोलॉजी आप नेट पर और अच्छे से सर्च कर लेना। एंड अपेरेंट फोर्स कॉज्ड बाय द अर्थ रोटेशन इज द कोरियोलिस फोर्स, ये भी काम करता है, ये ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ ये फोर्स काम करता है, हम रीड करके आए। जेट स्ट्रीम्स आर नैरो बेल्ट्स ऑफ हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फियर, ये ट्रोपोस्फियर में पश्चिमी की तरफ से बहने वाली हवाएं हैं जो 12,000 मीटर से ऊपर की हाइट पर बहती है, इन्हें जेट स्ट्रीम कहा जाता है। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर वेदर फिनोमिना ऑफ द विंटर मंथ्स brought in by the westerly flow from the Mediterranean, भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाली वेस्टर्ली फ्लो की वजह से जो है इंडिया में वेस्टर्न साइक्लोन्स या पश्चिमी चक्रवात आते हैं। ओके, ये कब आते हैं? सर्दियों के महीने में। नाउ द इंडियन मानसून, इंडिया में मानसून किस तरह का होता है? The climate of India is strongly influenced by monsoon winds. Obviously, the Intertropical Convergence Zone (ITCZ) is a broad trough of low pressure in equatorial latitude where the northeast and southeast trade winds converge. ये वो क्षेत्र है जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट हवाएं जो आपस में एक दूसरे से कन्वर्ज हो जाती हैं। रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन एंड एक्सट्रीम ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन हैविंग, यानी हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था? सदर्न ऑसिलेशन, ये भी एक रीज़न है कि जो है एयर प्रेशर कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है, यानी पैसिफिक ओशियन के ईस्टर्न पार्ट और ये जो है इंडियन ओशियन, इसके ईस्टर्न पार्ट में जो है क्या होता है? रिवर्स कनेक्शन है, जब वहाँ पर लोअर प्रेशर बिल्ड होता है पैसिफिक ओशियन में, ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में इंडियन ओशियन जो है यहाँ पर भी जो है पीरियोडिक चेंज आता है एयर प्रेशर में। अल नीनो इज़ अ वार्म ओशियन करंट, ये भारत में जो है इसका भी इफेक्ट पड़ता है, दैट फ्लोज पास्ट और द पेरुवियन कोस्ट इन प्लेस ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट एवरी 2 to 5 years। द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल, ये हमने पढ़ा था। द मानसून आर पल्सेटिंग winds affected by different atmospheric conditions encountered by it on its way over the warm tropical seas. Now student, the Arabian Sea and the Bay of Bengal branches of the monsoon merge over the northwestern part of the Ganga plains, ये भी हमने रीड किया है कि ये जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो है गंगा के मैदानों में, यानी उत्तर भारत के मैदान में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जाकर ये दोनों ब्रांच जाकर मिल जाती है। एक ब्रांच जो है मानसून विंड्स की अरेबियन सी से उठने वाली और एक बे ऑफ बंगाल से उठने वाली या चलने वाली या स्टार्ट होने वाली या ओरिजिनेट होने वाली या उत्पन्न होने वाली। द विड्रॉल ऑफ
The retreat of the monsoon is a more gradual process which begins in the northeastern states of India by early September. ये भी हम रीड करके आए. The retreating monsoon or the transition seasons sees the change from hot rainy season to dry winter condition. The low pressure conditions over northwestern India get transferred to the Bay of Bengal by early November. ये भी हमने रीड किया है. ये सारा ऑलमोस्ट हम रीड करके आ चुके हैं. Distribution of rainfall. Owing to the nature of monsoon, the annual rainfall is highly variable from year to year. यानी भारत में बारिश वर्षा जो होती है हर साल एक जैसी नहीं होती है, वेरिएबल होती है, यानी हाईली वेरिएबल, यानी कभी कम कभी ज़्यादा कभी भी नहीं हुई. एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल आर लायबल टू बी अफेक्टेड बाय फ्लड्स. जहाँ पर भारी बारिश होती है वहाँ पर जो है बाढ़ आ जाती है. वाइल एरियाज ऑफ लो रेनफॉल आर ड्रॉट प्रोन. जबकि जहाँ कम बारिश होती है वहाँ पर सूखा पड़ जाता है. ओके, इस तरह का जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल आपको इंडिया में देखने को मिलेगी. नाउ सीजन देखिए, 4 मेन सीजन्स कैन बी आइडेंटिफाई इंडिया. कोल्ड वेदर सीजन यानी विंटर, हॉट वेदर सीजन यानी समर, द एडवांसिंग मानसून एंड द रिट्रीटिंग मानसून. एडवांसिंग मानसून का मतलब हो गया प्री मानसून, मानसून के पहले वाली वर्षा जिसको हमारे लोकेलिटी में मावठा बोल देते हैं हम. और रिट्रीटिंग मानसून यानी लौटता हुआ मानसून जो सितंबर अक्टूबर में होता है इंडिया में. विथ सम रीजनल वेरिएंसेस यानी ये सारे रीजन्स में एक जैसा नहीं होता. इन द कोल्ड वेदर सीजन्स द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर इंडिया. अब जब ठंड जब होती है, विंटर सीजन जब होता है, तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स यानी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें पूरे भारत में चलने लगती, जो कि ठंडी होती नेचर में. डेज आर वार्म. इस दौरान क्या होता है, दिन जो होते हैं वो गर्म होते हैं. ओके, एंड रातें ठंडी होती है. ड्यूरिंग विंटर सीजन हम बात कर रहे हैं. फ्रोस्ट इज कॉमन. पाला कॉमन हो जाता है इन द नॉर्थ एंड द हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालय एक्सपीरियंस स्नोफॉल. और हिमालय के ऊंचे इलाकों में जो है बर्फबारी होती है. द समर मंथ्स एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर. गर्मी के महीनों में टेम्परेचर बढ़ जाता है. एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और भारत के उत्तरी इस भागों में जो है क्या होता है, एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, यानी वो हवा जो है हल्की हो जाती है, यानी गर्म हो जाती है. ठीक है. अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन आर स्ट्रॉन्ग. ये भी हमने रीड किया है. इन द एडवांसिंग मानसून यानी प्री मानसून में क्या होता है, द रेनी सीजन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल. और भारत का जो उत्तर पश्चिम भाग है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है. मानसून हैज़ ब्रेक्स इन रेनफॉल, थस इट हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल्स. और मानसून जो है 2 भागों में बढ़ जाता है. ठीक है, एक जो है वेट और एक ड्राई स्पेल्स में. नाउ द अल्टरनेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स वेरी इन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन, कॉजिंग हैवी फ्लड इन वन पार्ट एंड ड्रॉथ इन द अदर. तो एक हिस्से में तो वेट स्पेल होने की वजह से भारी बाढ़ आ जाती है, और दूसरे हिस्से में ड्राई स्पेल होने से, शुष्क क्षेत्र निर्मित होने से वहाँ पर सूखा पड़ जाता है. नाउ द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, लैंडफॉर्म्स एंड ड्रेनेज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द एनी नेचुरल एनवायरनमेंट. यानी किसी भी नेचुरल प्राकृतिक पर्यावरण में किसी भी जगह पर जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और लैंडफॉर्म्स और ड्रेनेज, ये 3 ऐसे बेसिक एलिमेंट हैं जो उस एनवायरनमेंट के उस पार्टिकुलर जगह के मैंने आप बोल सकते हैं क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक ओवर एन एरिया. ये हमने पढ़ लिए. फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट यानी डे टू डे और टू और में चेंज होने वाली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को हम वेदर बोलते हैं. क्लाइमेट भी हम रीड करके आए है ना. फिर जो पॉइंट हमने रीड कर लिए मैं आपको अगेन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट आर, ये भी रीड किया है. टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, ये सब होते हैं. फिर द वेदर कंडीशंस फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे. वेदर कंडीशन एक ही दिन में एक ही जगह पर कई बार बदल सकती है. ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी जो है धूप नहीं है तो थोड़ी देर बाद धूप हो सकती है 1 आध घंटे के लिए, फिर शाम हो सकती है. इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है. मीन्स अब देखिए यहाँ पर लिखा है द वेदर कंडीशंस फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे. यानी थोड़ा सा गलत हो गया था. मेरा कहने का मतलब था कि वेदर कंडीशंस जो होते हैं वो 1 घंटे से दूसरे घंटे या 2-3 घंटे या 2-4 दिन या 8-10 दिन इस तरह से बदलती रहती है. ठीक है. क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती है वो 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स ऐसे यानी लॉन्ग टाइम के लिए होती है, और एक लॉन्ग यानी एक बड़े एरिया पर होती है. ठीक है.
तो वेदर कंडीशंस जो होती है वो डे टू डे या और टू और चेंज हो जाती है। ये इस पॉइंट का मीनिंग हो गया, ठीक है ना। जैसे कभी दिन ठंडा लगने जाता, कभी गर्म लगने जाता, कभी विंडी यानी हवा तेज चल रही, कभी काम यानी हवा बिल्कुल कम है, कभी क्लाउडी यानी बादल आ गए, कभी ब्राइट यानी तेज़ धूप है, एंड वेट कभी नमी आपको महसूस, ह्यूमिडिटी महसूस, कभी ड्राई। तो इस तरह की अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं किसी एक ही दिन में 2-4 दिन के अंदर या 10-15 दिन के अंदर बार बार बदलती रहती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया का। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 4 सीजन सच एज विंटर, समर, रेनी सीजन। यानी जो साल है उसको हम 3 जो है भागों में बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी वायुमंडलीय दशाओं के आधार पर, हवा की क्वालिटी के आधार पर, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो पहला लिखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया, वो फैक्टर जो इंडिया के क्लाइमेट। तो पहला तो लेटीट्यूड, हाउ डू दे अफेक्ट क्लाइमेट ऑफ इंडिया, द मोर वी मूव, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जितने लेटीट्यूड यानी जितनी ऊंचाई पर जाएंगे, इक्वेटर से, कहाँ से, इक्वेटर से, कोल्डर विल बी द क्लाइमेट, तो क्लाइमेट उतना ही ठंडा होता जाता है। ये तो हमें पता है भाई, इक्वेटोरियल रीजन जो है वो गर्म क्षेत्र है, ह्यूमिड हॉट एंड ह्यूमिड रीजन है, और जब हम इक्वेटर से आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर टेम्परेट रीजन आ जाता है, जो ना तो गर्म होता है ना ठंडा होता है, यानी बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं बहुत ज़्यादा ठंडा। उससे आगे जाएंगे तो फ्रोजन जो है जोन आ जाता है, या फ्रिजिड जोन आ जाता है, जहाँ पर बिल्कुल एक्सट्रीमली कोल्ड होता है। यानी जितने एल्टीट्यूड पर हम जाएंगे उतनी ही ज़्यादा जो है क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, यानी अर्थ का जो कर्व है उसकी वजह से जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल एरियाज की तरफ ऊपर जाते हैं, यानी 0 डिग्री लेटीट्यूड से 90 डिग्री लेटीट्यूड की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो जो है टेम्परेचर क्या होता है, सोलर एनर्जी यानी सूरज की रोशनी जो है उसकी मात्रा कम होती जाती है और टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। इसको बोलते हैं लेटीट्यूड। दूसरा पॉइंट है एल्टीट्यूड, एज वी मूव अप इन हाइट, ठीक है। लेटीट्यूड तो जो है सॉरी गलत हो गया था, लेटीट्यूड जो है वो अक्षांश रेखा से संबंधित है, मतलब लेटीट्यूडनल एक्सटेंशन से बात अगर करते हैं इक्वेटर के और मैंने स्फीयर उस कॉन्सेप्ट में अगर बात करें, और एल्टीट्यूड मतलब यहाँ पर हो गया हाइट। तो हाइट के अकॉर्डिंग भी अगर हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी हमें प्लेसेस कोल्डर यानी ठंडे देखने को मिलते हैं। एज वी मूव अप इन हाइट कोल्डर विल बी द क्लाइमेट, एज एटमॉस्फेयर बिकेम लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हाइट। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर क्या होता है, ग्राउंड से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, अगर हम ऊपर जाते हैं, हम बात करें कि हम पहाड़ों पर टेम्परेचर हमें कम मिलता है, तो क्यों मिलता है, रीज़न इज डेट कि हम जैसे जैसे ग्राउंड से ऊपर जाएंगे, प्लेन एरिया से या समुद्र की सतह से ऊपर हमारी हाइट बढ़ती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ग्राउंड से या ओशन या सी वाटर्स के लेवल से, जितनी हाइट पर हम जाते जाएंगे टेम्परेचर मैंने सॉरी एटमॉस्फेयर जो है, वायुमंडल जो हवा जो है उसकी जो प्रेजेंस है वो कम होती जाती है ऊपर जाने पर, और इस वजह से हमें जो है क्या होता है, वहाँ पर ठंडा फील होने लगता है, कोल्डनेस बढ़ती जाती है। यानी एटमॉस्फेयर वो एलिमेंट है हमारे माने अर्थ पर जो क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, हमेशा बोल सकते हो। ग्राउंड पर इसमें हॉटनेस ज़्यादा होती है, ओके आपने पढ़ा होगा ना सोलर आइसोलेशन और ये उसकी वजह से। तो जैसे जैसे हम जितने एल्टीट्यूड पर जाएंगे एटमॉस्फेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, हवा की मात्रा की उपलब्धता कम होती जाती है और टेम्परेचर डिक्रीज होता है हाइट के बढ़ने के साथ, यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ। अब डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये क्या होता है, समुद्र से दूरी। द मोर अ प्लेस इज एट डिस्टेंस फ्रॉम सी द मोर एक्सट्रीम क्लाइमेट, यानी समुद्र से जितना दूर होगा उतना ही ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ पर होगी। जैसे द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी ब्रीज डिक्रीजेज विद डिस्टेंस, ठीक है। यानी समुद्री हवाएं, सी ब्रीज जो होती है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जो हमने पढ़ा है, तो सी ब्रीज जो है वो कम होती जाएगी, उसका प्रभाव कम होता जाता है जैसे जैसे हम समुद्र से दूर जाते हैं, यानी ह्यूमिडिटी कम होती जाती है वहाँ पर। तो ये भी एक फैक्टर है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। द मोर अ प्लेस इज एट डिस्टेंस फ्रॉम सी द मोर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस इट विल हैव, तो वहाँ पर और ज़्यादा आपको टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है जितना आप समुद्र से दूर जाते हैं, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ना हो ओशियन करंट, समुद्री जलधारा। अब मान लीजिए कोई एरिया कोल्ड वाटर करंट्स, कोल्ड ओशियन करंट्स के रीजन में आता है तो वहाँ पर टेम्परेचर डाउन होगा।
जो एरिया वार्म ओशियन करंट के रीजन में आता था वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो। देखिए, द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ अ कोस्टल प्लेस इज अफेक्टेड बाय द वार्म एंड कोल्ड करंट्स, यानी किसी समुद्री इलाके का जो क्लाइमेट होता है वहाँ पर उस समुद्र की एरिया में कौन सी समुद्री जल धारा एंड व्हाट काइंड ऑफ ओशन करंट इज ब्लोइंग लाइक कोल्ड और हॉट, इसका अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, नाउ एज कोल्ड और वार्म करंट अकॉर्डिंगली मॉडिफाई द नेचर ऑफ ऑन शोर विंड्स एंड अफेक्ट द क्लाइमेट, यानी समुद्र के किनारे की जो हवा होती है उसका नेचर बदलते हैं। ठीक है, वार्म या कोल्ड ओशियन करंट, अगर वार्म है तो वार्म कर देंगे, कोल्ड है तो कोल्ड कर देंगे, और इससे जो है उस एरिया के क्लाइमेट पर अफेक्ट पड़ता है। अब रिलीफ फीचर और लैंडस्केप और सरफेस ऑफ द अर्थ या टोपोग्राफी आप बोल दीजिए, अलग अलग नाम है, 4 नाम हो सकते हैं। किसी एरिया का रिलीफ फीचर कैसा है इस बात का भी तो असर पड़ेगा। लैंडस्केप लाइक हाई माउंटेन्स एक्ट्स एज बैरियर फॉर कोल्ड और हॉट विंड्स, ऊंचे जो पहाड़ होते हैं वो ठंडी या गर्म हवा को आने से रोकते हैं। दे ऑल्सो कॉज प्रेसिपिटेशन, ये बारिश का भी वर्षण का कारण भी बन जाते हैं, यानी बारिश करवाते हैं पहाड़। ठीक है, या बर्फबारी करवाते हैं या ओलावृष्टि करवा देते हैं। रेन शेडो ओनली वार्ड, जबकि उसके अपोजिट साइड में, ठीक है, यानी जिस साइड से हवा जा रही उस साइड नहीं, हवा टकरा रही माउंटेन से उस साइड नहीं, जिस साइड जा नहीं पाई ड्यू टू माउंटेन के बीच में आने की वजह से, उस साइड में क्या होता है वो शेडो, रेन शेडो पार्ट बन जाता है, लीवार्ड साइड बन जाता है, वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। नाउ ड्यू टू देयर साइज एंड हाइट दे कैन रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ विंड्स एंड अल्टर द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, यानी माउंटेन अपने साइज और हाइट की वजह से जो है क्या कर देते हैं, या आप बोल दीजिए कि लैंडस्केप या भूस्थलाकृति या रिलीफ या सरफेस ऑफ द अर्थ क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट को बदल सकते हैं किसी एरिया के। ठीक है, हवा के फ्लो को बदल सकते हैं और या हवा के फ्लो को रोक सकते हैं किसी डायरेक्शन में जाने से पर्टिकुलर। तो ऑब्वियसली अगर ये बदलेगा तो उस एरिया का क्लाइमेट भी जो है अल्टरनेटली बदलेगा ही सही। फिर प्रेशर एंड विंड सिस्टम, यानी दे आर डिपेंडेंट ऑन द लेटीट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस, यानी किस लेटीट्यूड पर वो जगह है, ठीक है, जहाँ पर वो हवा बह रही है और कितने एल्टीट्यूड पर वो बह रही है वो जगह, इस बात से जो है अफेक्ट होता है उस एरिया का विंड और प्रेशर बोल दीजिए आप, उस एरिया की हवा कैसी होगी या उस हवा का प्रेशर कैसा होगा, ये समझ लीजिए आप। ये किस बात पर डिपेंड करता है कि वो प्लेस जो है किस लेटीट्यूड पर है, अलग अलग लेटीट्यूड पर अलग अलग तरह की हवाएं बहती है, ये आपको समझना चाहिए। फिर एल्टीट्यूड, उस जगह पर एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग भी हवाएं बदल जाती है। हमने पढ़ा कि जो है ज़्यादा ऊंचाई पर जो है क्या होती है, हवाएं ठंडी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द प्लेन रीजन। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर हैं जो हमने पढ़े हैं। ठीक है, लेटीट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियन करंट, रिलीफ फीचर्स, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, ये किसी एरिया के क्लाइमेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, पर हमारे इंडिया के क्लाइमेट को तो करते ही हैं। फिर हम रीड कर रहे हैं द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये पूरे इंडिया के बीचों बीच से जाता है। ठीक है, थस इंडियाज़ क्लाइमेट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल, इसलिए इंडिया की क्लाइमेट कैसी है, ट्रॉपिकल तो है ही है, सब ट्रॉपिकल, यानी दोनों ही तरह की फीचर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हॉट एंड ह्यूमिड भी है, ठीक है, यानी ह्यूमिड भी है और हॉट भी है। ट्रॉपिकल रीजन में हॉट होता है और सब ट्रॉपिकल में ह्यूमिड होता है, तो हॉट एंड ह्यूमिड दोनों ही तरह की क्लाइमेट इंडिया की है। नाउ द हिमालयाज प्रिवेलेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, हिमालयाज जो है क्या करता है, ठंडी हवा को आने से रोकता है सेंट्रल एशिया से। ठीक है, देयरफॉर वी एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली माइल्डर विंटर्स, यानी इसलिए हमें कम ठंड महसूस होती है। बिल्कुल एक्सट्रीमली कोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी हमें नहीं होती जैसे सर्बिया में होती है, रूस में होती है, ऐसे एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया, जितनी कि मध्य एशिया में पड़ती है ठंड। द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन, भारत में ये फैक्टर हैं जो इंडिया के एटमॉस्फेरिक माने क्लाइमेटिक कंडीशंस को गवर्न करते हैं, वेदर कंडीशंस को कंट्रोल करते हैं। अभी हाल हमने पढ़े प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन, है ना, एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी हवाओं का एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का जो है कैसे क्लाइमेट पर असर पड़ता है। तो ये हवाएं, ये जो विंड सिस्टम हमने पढ़े कि अपर एयर सर्कुलेशन में जेट स्ट्रीम्स फ्लो करती है, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स में हम देख रहे हैं लू है ना, मानसून विंड्स है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, ये हवाएं चलती हैं। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, इंडिया जो है कौन सी
वेस्टर्ली विंड्स जोन में है या ईस्टर्ली विंड्स जोन में, नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स में आता है। ये हवा का एक टाइप है ईस्टर्ली नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ये उत्तरी गोलार्ध के नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के उच्च दाब वाले उपोष्ण, ठीक है, सब ट्रॉपिकल यानी उपोष्ण यानी गर्म जो क्षेत्र होते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन जो होते हैं, वहाँ के उच्च दाब वाले क्षेत्रों से यानी हाई प्रेशर वाले क्षेत्रों से ये कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध के ये शुरू होती है, ठीक है। नाउ ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ विंड्स डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड द राइट इन द, अब हवा अर्थ के रोटेशन करने की वजह से हवा जो है भारत के इंडिया वर्ल्ड के नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में तो जो है ये राइट डायरेक्शन में पलट जाती है इक्वेटर, जब ये पोल से यानी ध्रुवीय इलाकों से इक्वेटर यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में आती है, यानी पोल एरिया से 90 डिग्री लेटीट्यूड से 0 डिग्री लेटीट्यूड की तरफ जब ये आती हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड टर्न हो जाती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड टर्न हो जाती है। ये क्यों होता है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है, जो कि रोटेशनल फोर्स है अर्थ का। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फेरस लॉ, इसको फेरल का लॉ भी कहते हैं, ठीक है। नाउ जेट स्ट्रीम आर नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड्स। ये भी वेस्टर्ली विंड्स की एक सकरी पट्टी है जो इंडिया के ऊपर बहती है 12,000 मीटर के ऊपर लगभग ट्रोपोस्फियर में, ठीक है, यानी 12 किलोमीटर की ऊंचाई से भी ज़्यादा की ऊंचाई पर। नाउ ये जो जेट स्ट्रीम्स है इनकी जो स्पीड है ये अलग अलग होती है, यानी समर डेज में तो ठंड में तो ये सर्दियों में तो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और गर्मियों में 184 किलोमीटर यानी 184 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। गर्मियों में 110 किलोमीटर और सर्दियों में 184 किलोमीटर जो है इनकी स्पीड बता रहे हैं। आई थिंक ये रॉन्ग है, आप इसको एक बार और चेक कर लेना, क्योंकि सर्दियों में इतनी स्पीड नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी जो हाइट मैंने डेंसिटी होती है हवा की वो बढ़ जाती है, वो इतनी इजीली फ्लो यानी बह नहीं सकती, चल नहीं सकती, तो इसकी स्पीड ज़्यादा बता रहे हैं यहाँ पर इस फर्स्ट पॉइंट में, हाँ ठीक है। तो आप इसको चेक कर लेना ये वाला फैक्ट। नाउ दिस जेट स्ट्रीम्स आर लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली ओवर 27 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। ये जो जेट स्ट्रीम्स है इनके बहने का लोकेशन क्या है अर्थ पर, ये 27 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पर बहती है जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। और कितनी ऊंचाई पर बहती है, 12,000 मीटर से ऊपर यानी 12 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई पर बहती है। और जो है इनकी जो है रफ्तार स्पीड जो है वो 110 किलोमीटर से लेकर 184 किलोमीटर तक हो जाती है सर्दी और गर्मी के अकॉर्डिंग। अब कितना वो मैंने आपको चेक करने की बोला है। नाउ दे आर ऑल्सो नोन एज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, इनको सब ट्रॉपिकली वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स भी बोलते हैं क्योंकि सब ट्रॉपिकल रीजन में बहती है। ओवर इंडिया जेट स्ट्रीम्स ब्लो साउथ ऑफ हिमालय। भारत में पूरे साल भर गर्मियों में छोड़कर खाली हिमालय रीजन के दक्षिणी हिस्से में जो है ये जेट स्ट्रीम जो है यानी जेट हवाएं जो है ये पछुआ हवाएं जिनको बोलते हैं ये बहती हैं। नाउ इन समर द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स मूव्स नॉर्थ ऑफ द हिमालयस। अब गर्मियों में क्या होता है इनकी डायरेक्शन पलट जाती है और ये हिमालय माउंटेन के नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ बहने लग जाती है विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, सूरज की रोशनी के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। एन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कॉल्ड द सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ब्लोज ओवर पेनिनसुलर प्लेटियो। जबकि प्रायद्वीपीय पठार यानी दक्षिण भारत में आपको ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम वहाँ पर बहती है अप्रोक्सीमेटली ओवर 14 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड ड्यूरिंग द समर मंथ। गर्मियों के दिनों में 14 डिग्री नॉर्थिन उत्तरी अक्षांश जिसको हम बोलते हैं हिंदी इन इंग्लिश 14 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पर ये पेनिनसुलर प्लेटियो यानी सदर्न इंडिया में दक्षिण भारत में ये ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम बहती है, यानी जेट पवने हैं दो तरह की जो भारत में बहती है, ठीक है। इनका भी असर हमारे क्लाइमेट पर पड़ता है। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस ये क्या होते हैं, एक्सपीरियंस्ड इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। भारत के इन हिस्सों में आते हैं उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में, और क्या करते हैं बाय दिस वेस्टर्ली फ्लो क्या होता है हवा के। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर वेदर फिनोमिना, ये मौसमी घटनाएं हैं ऑफ द विंटर मंथ जो कि सर्दियों में होती हैं, ब्रॉट इन बाय वेस्टर्ली फ्लो जो वेस्टर्ली यानी पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा लाई जाती है, फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन है जो कि भूमध्य सागर से शुरू होते हैं स्टार्ट होते हैं। द यूजुअली इन्फ्लुएंस ऑफ द वेदर
द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया। और ये किसको, भारत के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी जो है क्षेत्रों के जो है मौसम को प्रभावित करते हैं। कौन, ये वेस्टर्ली फ्लो, जेट फ्लो बोल सकते हैं, वेस्टर्ली फ्लो। नाउ अल नीनो इज अ नेम गिवन टू द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ अ वार्म ओशन करंट, यानी किसी एक निश्चित अवधि में समुद्र के पानी के गर्म होने की ये जो घटना होती है इसको अल नीनो नाम दिया जाता है। अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू, ये पेरू जो देश है ना नॉर्थ अमेरिका में आई थिंक, वहाँ पर जो है उसके तटीय इलाकों में ये होता है एज ए टेम्पररी रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट। वहाँ टेम्पररी होता है ना, हमेशा के लिए गर्म नहीं होता, वापस जो है ठंडा हो जाता है फिर गर्म हो जाता है, इसको टेम्पररी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। इट इज़ ए स्पेनिश वर्ड, अल नीनो एक स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है, अर्थ होता है द चाइल्ड, यानी ठंडा। इट रिफर्स टू बेबी क्रिस्ट, क्योंकि क्रिसमस के दौरान शुरू होती है, ठीक है, यानी आता है। द प्रेजेंस ऑफ अल नीनो लीड्स टू एन इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर, इससे क्या होता है, समुद्र की सतह का तापमान बढ़ जाता है। एंड वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स इन द रीजन, और जो व्यापारिक पवनें होती है, ट्रेड विंड्स जो होती हैं, उनकी गति कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। देयर आर फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द मानसून। मानसून के मैकेनिज्म को समझने के लिए यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिए हैं, आप रीड करिए। द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। मानसून जब आती है तो क्या होता है हमारे इंडिया में, अगर इंडिया की बात करें जहाँ भी आए, तो इससे जो है हीटिंग और कूलिंग का जो ऑफ लैंड, ज़मीन के गर्म और ठंडे होने और पानी के गर्म और ठंडे होने के जो प्रोसेस होती है उसमें फ़र्क आने लग जाते हैं। द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन समर, और जो है गर्मी में जो है ये हवाएं आपस में शिफ्ट करती है एक दूसरे को। द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया इन ईस्ट ऑफ मेडागास्कर ड्यू टू लो टेम्परेचर, और जो है मेडागास्कर के ईस्ट में जो है हाई प्रेशर, इंडिया में जो हाई प्रेशर एरिया बिल्ट होता है इन द ईस्ट ऑफ मेडागास्कर ड्यू टू लो टेम्परेचर, क्योंकि वहाँ पर जो है मेडागास्कर के ईस्ट में जो है लो टेम्परेचर हो जाता है। द तिब्बतन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर, और तिब्बत का पठार जो है ये समर डेज में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है मानसून विंड्स की वजह से। द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज, द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ओवर द इंडियन पेनिनसुला। ये मानसून विंड्स जब बहती है उसका मैकेनिज्म बताया कि मानसून विंड्स कैसे काम करती है। आप भी नेट पर इसको थोड़ा डिटेल में देख लेना, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, आपका आई होप समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। मैकेनिज्म ऑफ द मानसून कैसे जो है वो चलती है और उसका क्या क्या असर पड़ता है इंडिया के अलग अलग पार्ट पर। नाउ चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशंस ओवर द साउदर्न ओशियन, और भारत के दक्षिणी समुद्र में जो महासागर में जो है क्या होता है, प्रेशर कंडीशन, हवा के जो दबाव होता है उसमें बदलाव आने लगता है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसून विंड्स, भारत का जो क्लाइमेट है वो मानसूनी हवाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक मौसिम, मौसिम जो अरबी भाषा का शब्द उससे बना है जिसका मतलब होता है सीजन, यानी मानसून का मतलब हो गया सीजन या ऋतु। मानसून रिफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग ए ईयर, यानी वर्ष में किसी निश्चित अवधि में हवा की दिशाओं में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं या सीजन बोल दीजिए, जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है सीजन। द सेलर्स हु केम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम्स, मल्लाह या नाविक जो भारत आए इतिहास में, वर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस द फिनोमिना ऑफ द मानसून, उन्होंने सबसे पहले भारत में मानसून को नोटिस किया कि यहाँ पर मानसून विंड्स या सीजनल विंड्स बहती है। द अरब्स, यानी अरब के जो लोग थे, अरेबियन पीपल, हु हैड ऑल्सो कम टू इंडिया, जो कि भारत आए थे एज ट्रेडर्स यानी व्यापारी बनकर, नेम्ड द सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम मानसून, उन्होंने ये जो सीजनल रिवर्सल यानी माने आप बोल सकते हैं मौसमी परिवर्तन जो है हवाओं का, सीजनल रिवर्सल, इसको जो है भारत में इसको क्या नाम दिया, मानसून नाम दिया। द मानसून आर एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ, यानी क्या बोल रहे हैं कि ट्रॉपिकल एरिया में भारत के द मानसून आर एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ, यानी ये हवाएं यहाँ पर बहती हैं ट्रॉपिकल रीजन में 20 डिग्री नॉर्थ तक और ट्रॉपिकल रीजन में 20 डिग्री साउथ, यानी नॉर्थ ट्रॉपिकल रीजन और साउथ ट्रॉपिकल रीजन में ये 20 डिग्री लेटीट्यूड तक बहती है। अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज सडनली एंड कंटिन्यूअस constantly for several days. This is known as the burst of the monsoon and can be distinguished from the pre-monsoon
सोवर, यानी मॉनसून के आने से पहले कुछ सडनली रेनफॉल होता है अचानक कुछ दिनों के लिए, इसको ब्रस्ट ऑफ द मानसून बोल दीजिए या प्री मानसून भी बोलते हैं। द मानसून अराइव्स एट द सदर्न टिप्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। सब्सिक्वेंटली इट्स स्प्लिट्स इनटू टू ब्रांचेस, द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। इसको आप रीड करिए। द अरेबियन सी ब्रांच रीचेज मुंबई अबाउट 10 डेज। ये अरब सागर से उठने वाली जो ब्रांच है या मानसून विंड्स हैं वो लगभग 10 दिनों मुंबई पहुंच जाती है। लेटर ऑन इसके बाद लगभग अगले अप्रोक्सीमेटली द 10th ऑफ जून है, मतलब लगभग 10 जून तक पहुंच जाती है। दिस इज़ यानी 1 जून से शुरू होती होगी। दिस इज़ अ फेयरली रैपिड एडवांस बाय मिड जून द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द मानसून अराइव्स ओवर सौराष्ट्र, कच्छ एंड सौराष्ट्र महाराष्ट्र का पार्ट है, ओके सॉरी गुजरात का पार्ट है, एंड कच्छ ये भी गुजरात का पार्ट है, एंड द सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री और भारत के मध्य भाग यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन रीजन में जो है ये मानसून लगभग 15 जून तक जो है कवर कर लेता है बाय द मिड ऑफ जून तक। नाउ द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच की बात कर रहे हैं। मानसून की 2 ब्रांच है, ठीक है, मानसून विंड्स की इंडिया में 2 ब्रांच है। एक जो है बे ऑफ बंगाल से सॉरी अरेबियन सी से उठने वाली, उसकी बात हम पहले अभी जो पॉइंट पढ़ा है अरेबियन सी वाली ब्रांच। दूसरी हम पढ़ रहे हैं बे ऑफ बंगाल यानी अंडमान निकोबार साइड से। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑल्सो एडवांसेस रैपिडली एंड अराइव्स इन आसाम इन द फर्स्ट वीक। ये भी जो है रैपिडली तेज गति से आगे बढ़ती है और आसाम में आती है सबसे पहले। आसाम में बारिश होती है जून के पहले वीक में। द लोफ्टी माउंटेन्स कॉज द मानसून विंड्स टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द वेस्ट ओवर द गंगा प्लेन। और जो हिमालय माउंटेन है वो इसे जो है पश्चिम की तरफ आगे बढ़ाता है अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल से उठने वाले मानसून विंड्स को। द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांचेस ऑफ द मानसून मर्ज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन। और गेंगेटिक प्लेन या उत्तर भारत के मैदान के या गंगा के उत्तरी भागों में या उत्तर पश्चिमी भागों में जो है ये दोनों मानसून की ब्रांच यानी अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून विंड्स ये दोनों आकर वहाँ पर मिल जाती हैं। फिर दिल्ली में क्या होता है इस समय? दिल्ली जनरली रिसीव्स द, ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है गेंगेटिक प्लेन के। द दिल्ली जनरली रिसीव्स द मानसून सोवर्स फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। दिल्ली में ज़्यादातर बारिश जो होती है वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से होती है मानसून की। बाय द एंड ऑफ जून के आखिरी दिनों में। टेंटेटिव डेट इज 29th ऑफ जून, लगभग 29 जून के आसपास। बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब और जुलाई के पहले सप्ताह से उत्तरी उत्तर प्रदेश, पंजाब में और हरियाणा में और पूर्वी राजस्थान में यानी ईस्टर्न राजस्थान में यहाँ पर जो है बारिश होती है। बाय मिड जुलाई और मध्य जुलाई में द मानसून रिचेज हिमाचल प्रदेश एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री। इस तरीके से मतलब ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ओके, विड्रॉल और द रीट्रीट ऑफ द मानसून इज अ मोर ग्रेजुअल प्रोसेस, यानी मानसून के लौटने की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी प्रक्रिया। कैसे? द विड्रॉल ऑफ द मानसून बिगिंस इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ये भारत के उत्तर पश्चिमी भागों से लौटने लगता है। ओके, स्टेट्स ऑफ इंडिया बाय अर्ली सितंबर के स्टार्टिंग वीक से बाय मिड अक्टूबर, और अक्टूबर मध्य तक यानी 15 अक्टूबर तक ये लगभग चलता रहता है प्रोसेस। मानसून लौटता है। इट विड्रॉज कम्प्लीटली फ्रॉम द नॉर्थ होप ऑफ द पेनिनसुला, और भारत के जो है लगभग उत्तरी हिस्से से चला ही जाता है इस दौरान। द विड्रॉल फ्रॉम द साउदर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला इज फेयरली, जबकि दक्षिणी हिस्से में जो मानसून लौटता है ना, ये बहुत तेज़ी से लौटता है। बाय अर्ली दिसंबर द मानसून हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, और दिसंबर के स्टार्टिंग में जो है लगभग पूरे भारत से मानसून जो है चला जाता है। द आइलैंड्स रिसीव्स द वेरी फर्स्ट मानसून इज सोवर्स प्रोग्रेसिवली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ मई। तो जो आइलैंड रीजन है अंडमान निकोबार आइलैंड और ये लक्षद्वीप, यहाँ पर जो है अप्रैल के स्टार्टिंग वीक्स आखिरी सप्ताह से लेकर तो मई के पहले सप्ताह तक यहाँ पर भारी वर्षा होती है। द विड्रॉल टेक्स प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर टू द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। यानी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि भारत के अलग अलग भागों में मानसून कैसे बढ़ता है। बाय दिस टाइम द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द विंटर मानसून, और दिसंबर वो मंथ होता है लगभग जब हम विंटर मानसून की तरफ इंडिया आगे बढ़ता है। 4 मेन सीजन इंडिया में होते हैं, द कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग मानसून और द रिट्रीटिंग मानसून।
कोल्ड वेदर सीजन में क्या होता है, बिगिंस फ्रॉम ये मिड नवंबर से स्टार्ट होता है इन इंडिया के नॉर्थन पार्ट में एंड स्टेज टिल फरवरी, लगभग फरवरी तक रहता है सर्दियाँ, ठीक है। मध्य नवंबर यानी 15 नवंबर से स्टार्ट होते हैं और पूरे फरवरी महीने तक चलते हैं। द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इसमें क्या होता है, उत्तर दक्षिण भारत की तुलना में द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी दक्षिण भारत की तुलना में नॉर्थ भारत या उत्तर भारत में जो है क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर कम हो जाता है यानी ठंडी होती है। डेज आर वार्म, दिन गर्म होते हैं, एंड नाइट्स आर कोल्ड, और रातें ठंडी होती है। फ्रॉस्ट इज कॉमन, पाला धुंध जो है वो कॉमन हो जाता है इन द नॉर्थ एंड द हायर स्लोप्स ऑफ द हिमालय एक्सपीरियंस स्नोफॉल, हिमालय के ऊंचे भागों में जो है बर्फबारी होती है। क्या पढ़ रहे हैं हम, विंटर सीजन रीड कर रहे हैं, मानसून के लौटने के बाद क्या होता है वो पढ़ रहे हैं। द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री, और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें पूरे देश में चलने लग जाती है जो ठंडी होती है नेचर में। इन द नॉर्दर्न इंडिया यानी उत्तरी भारत में अ फीबल हाई प्रेशर रीजन डेवलप, वहाँ पर एक उच्च दाब वाला क्षेत्र निर्मित हो जाता है। ओके, यानी हवाएं बहुत ठंडी, मैंने कहा कोल्ड विंड से यानी ठंडी हवाएं, उनका जो है प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, ठीक है, यानी उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। विथ लाइट विंड्स, और हल्की हवाएं चलती है, मूविंग टूवर्ड्स फ्रॉम दिस एरिया, इस एरिया से दूसरे एरिया की तरफ आगे बढ़ती है। इस तरह की हवाएं जो है कोल्ड वेदर सीजन में इंडिया में चलती है। अब हॉट वेदर सीजन यानी समर सीजन में क्या होता है, इट बिगिंस फ्रॉम मार्च टू मई, ये मार्च से मई तक चलता है। द समर मंथ्स एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है एंड फॉलिंग एयर प्रेशर, यानी ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ेगा तो हवा का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, यानी एयर प्रेशर फॉलिंग यानी गिर जाता है। इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री, भारत के उत्तरी हिस्सों की बात कर रहे हैं, उत्तर भारत की बात कर रहे हैं। द स्टार्टिंग फीचर ऑफ द हॉट वेदर सीजन इज़ द लू, और इसका एक मुख्य जो है फीचर हमें देखने को मिलता है लू के फॉर्म में। लू क्या होती है, ये स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं जो गर्म होती है, ड्राई शुष्क होती है, इनमें मॉइस्चर नहीं होता है। ये ब्लोइंग यानी चलने लगती है, बहने लगती है ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया यानी उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में। डस्ट स्टॉर्म यानी धूल भरे तूफान आते हैं, आंधी आती है, और कॉमन एंड सम टाइम में ब्राइट लाइट रेन एंड कूल ब्रीज, ये कॉमन फीचर होते हैं एटमॉस्फेयर में, वेदर में, कि जो है डस्टी स्टॉर्म्स आते हैं, लाइट रेन यानी हल्की बारिश हो जाती है, समर सीजन की बात कर रहे हैं, एंड कूल ब्रीज और ठंडी हवाएं भी कभी कभी चलने लग जाती है। ड्यूरिंग समर सम टाइम लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म along with violent wind, territorial downstorm accompanied by hail occurs which is called काल बैसाखी इन वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या होता है, वहाँ पर जो है लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म यानी स्थानीय जो है आंधी तूफान जो है वहाँ पर झंझावात आते हैं, ठीक है। ये नेचर में कैसे होते हैं, इनको काल बैसाखी कहते हैं। ओलावृष्टि करवाते हैं, बारिश करवाते हैं वेस्ट बंगाल में। प्री मानसून शॉवर्स यानी पूर्व मानसून जिसको हम बोल सकते हैं, मावठा जिसको बोलते हैं, आर कॉमन स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका, ये कर्नाटक और केरला में कॉमन है। दे हेल्प इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज, ये जो है आम की जो बुआई होती है वो करने में बहुत हेल्प करते हैं। एंड आर ऑफन रिफर टू एज मैंगो शॉवर्स, और इसीलिए इनको मैंगो शॉवर्स भी कहा जाता है। नाउ एडवांसिंग मानसून, द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून इज बिटवीन 100 to 120 days फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सितंबर, ये जून से लेकर मिड सितंबर तक चलती है एडवांसिंग मानसून को जो है, यानी रेनी सीजन के बारे में बात करें जो अभी चल रहा है। बाय अर्ली जून टू लो प्रेशर, द लो प्रेशर कंडीशन ओवर नॉर्दर्न प्लेन्स इंटेंसिफाइड, लो प्रेशर जो है वेदर कंडीशन जो है यहाँ पर बनती है कहाँ पर, नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तर भारत के मैदान में। इट अट्रैक्ट्स, अब लो प्रेशर एरिया बिल्ट हो गया ना, हवा गर्म है, इससे जो है ठंडी हवाएं ट्रेड विंड्स जो है साउदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी पोलार से बढ़ती है। दीज ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट ओवर वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ साउथर्न ऑफ, अब ये जो गर्म हवाएं आई हैं ये जो है वार्म सब ट्रॉपिकल यानी गर्म उपोष्ण इलाकों में आकर जो है क्या करती है, इंडिया में भारत में एंटर हो जाती है और मानसून यानी जो मॉइस्चर है हवा के अंदर उसको अपने अंदर ले लेती है और इंडिया में बारिश करवाती है। एज दिस विंड्स ब्लो ओवर वार्म ओशियन, जैसा कि ये हवाएं गर्म समुद्री इलाकों में बहती हैं, दे ब्रिंग एविडेंट मॉइस्चर, ये अपने साथ बहुत सारी नमी लाती हैं, टू द सब कॉन्टिनेंट यानी भारत में, एंड डू प्रेसिपिटेशन और वर्षण या बारिश करवाती
है। द मैक्सिमम रेनफॉल, यानी आप ये थ्योरी ऐसे समझिए कि बारिश कैसे होती है। तो किसी एरिया में क्या होता है कि जहाँ मान लीजिए कि जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ पर लो प्रेशर एरिया है, और जो है कर्नाटका में इसी मतलब हाई प्रेशर एरिया है। तो वहाँ अब वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर हाई प्रेशर एरिया की जो हवाएं हैं वो अपने साथ बहुत सारी मॉइस्चर को यानी एवापोरेटेड वाटर को अपने साथ बहा कर लाती है लो प्रेशर वाले एरिया है, गर्मी वाले एरिया में, गर्म एरिया में, और यहाँ आकर वो वाटर जो है कंडेंसेशन हो जाता है, ठीक है, और जो है प्रेसिपिटेशन में बारिश की प्रोसेस या बारिश होती है। द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। इस सीजन का ज़्यादातर बारिश जो है उत्तर और उत्तर पूर्वी भागों में जो है देश के हमें देखने को मिलता है, ठीक है, यानी हेवी रेनफॉल वहीं होता है। इवन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल वहीं रिकॉर्ड किया गया है, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में। मौसिनराम इज़ द, अभी चेंज हो गया, इसको देख लेना आप, इज़ द इन द साउदर्न रीजन्स ऑफ द खासी हिल्स, यानी खासी पहाड़ियों के दक्षिणी हिस्से में जो ये प्लेस है मौसिनराम, यहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल होता है इन द वर्ल्ड। अभी प्लेस का नाम बदल चुका है, आप चेक कर लेना एक बार और। व्हेन द एक्सिस ऑफ द मानसून ट्रफ लाइज ओवर द प्लेन्स, रेनफॉल इज गुड इन दिस पार्ट्स। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम देखें, वेन एवर द एक्सिस शिफ्ट्स क्लोजर टू द हिमालयाज, there are longer dry spells in the plains and widespread rain occurs in the mountainous catchment areas of the Himalayan rivers. These heavy rains bring in their wake devastating floods causing damage to life and property of the रिट्रीटिंग मानसून, यानी लौटता हुआ मानसून या ऑटम सीजन यानी शरद ऋतु, इसको पढ़िए। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर क्या होता है, द लो प्रेशर ओवर नॉर्थन प्लेन्स ड्यू टू हीट, गर्मी होने की वजह से जो है उत्तर भारत के मैदानों में जो है लो प्रेशर एरिया बिल्ट होता है। बिकम ग्रेजुअली वीक, ये कमजोर हो जाता है। एंड रिप्लेस्ड बाय हाई प्रेशर विंड, और हाई प्रेशर विंड यानी ठंडी हवाओं के द्वारा जो है रिप्लेस कर दिया जाता है। ड्यू टू कूलिंग इफेक्ट ऑफ रेन ड्यूरिंग मानसून, क्योंकि हाई प्रेशर एरिया कैसे बिल्ड होने लगता है, क्योंकि मानसून की वजह से जो है बारिश होती है और कूलिंग इफेक्ट होता है, यानी ठंडा इलाका बन जाता है, इसलिए विंड सिस्टम जो है हाई प्रेशर वाला बिल्ड हो जाता है और लो प्रेशर विंड को जो है उसको रिप्लेस कर देता है, यानी मानसून, ठीक है। द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वेकन एंड ग्रेजुअली विड्रॉन फ्रॉम नॉर्थन प्लेन, और साउथ वेस्ट मानसून जो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून वो कमज़ोर हो जाता है इस तरीके से, एंड धीरे धीरे यहाँ से उत्तर भारत से हटने लग जाता है। दिस रिट्रीट मार्क्ड बाय क्लियर स्काइज, इसमें मौसम साफ हो जाता है, बादल साफ दिखते हैं, आसमान साफ दिखता है। एंड राइज इन टेम्परेचर विद मॉइस्ट लैंड, और तापमान फिर से बढ़ने लग जाता है, और जो है मॉइस्ट लैंड यानी नमी भी बढ़ने लग जाती है। तो इस सीजन को हम क्या कहते हैं, रिट्रीटिंग ऑफ मानसून। नाउ owing to these condition of high temperature and humidity, the weather became oppressive during day, और जो है टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है और ह्यूमिडिटी भी बढ़ने लग जाती है मॉइस्चर की वजह से। दिस इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट, इसको अक्टूबर हीट के नाम से भी जाना जाता है। नाउ लो प्रेशर कंडीशन ट्रांसफर टू बे ऑफ बंगाल एंड हेंस कॉजेज साइक्लोन्स टू ईस्टर्न, और ये जो लो प्रेशर एरिया जो नॉर्थन प्लेन पर था, ये इस समय जो है रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पर जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ धकेल दिया जाता है, और वहाँ पर जो है साइक्लोन आते हैं, चक्रवात आते हैं भारत के ईस्टर्न कोस्ट यानी पूर्वी तटीय इलाकों में, उड़ीसा पश्चिम बंगाल इधर। मानसून इज कॉल्ड द यूनिफाइंग बॉन्ड ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इसको जो है भारतीय उपमहाद्वीप का यूनिफाइंग बॉन्ड कहा गया है, यानी एक अनूठा संबंध कहा गया है, क्योंकि इसका पूरे इंडिया पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। इनफैक्ट इंडियाज़ फेट रेट्स ऑन मानसून, बल्कि हम बोल सकते हैं कि भारत का जो भाग्य है वो मानसून पर निर्भर है। तो स्टूडेंट आप इसको और अच्छे समझे, बहुत वास्ट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, मैंने काफ़ी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बट आपको फिर भी डाउट है तो पार्टिकुलरली कोई कंटेंट सेपरेटली उठाकर उनको रीड करें, कोशिश करें, आपको समझ में आ जाएगा। आई होप मैंने इतना आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज के थ्रू जो है इन्फॉर्म कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।